नमस्ते दोस्तों, स्टडी जिसके में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं परसेंटेज के प्रश्न को बताऊंगा जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या है? 1/2% का मान दशमलव में क्या है, ये हमसे पूछा गया है। परसेंट आप लोग जानते हैं 100, यानी 2 पहले से है 200, 1/200। यानी ऑप्शन बी सही है। ये प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? ए की आय बी की आय से 50% कम, ए की आय बी की आय से 50% कम। सपोज कर लेते हैं कि बी की आय 100 है तो ए की आय 50% कम 50। तो प्रश्न पूछा गया है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। देखिए कितना अधिक है, 50। परसेंट में बताना है। 50 बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? ए की आय से हमें तुलना करना है ए की आय से। जिसकी आय से तुलना करनी हो उसको बटा के नीचे, उसकी आय को बटा के नीचे लिखते हैं। ए की आय 50, 100%। तो इस तरह ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही है। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा हार्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। इस सब प्रश्न को आप लोगों को तैयार रखना है। हाँ, ये प्रश्न है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने % कम है? प्रश्न में कहा गया है नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। पायल का सपोज कर लेंगे 100, तो नीता का 25% अधिक है तो 125। प्रश्न में कहा गया है पायल का वेतन नीता से कितना % कम है? पायल का वेतन कितना कम है? नीता से 25%। में बताएंगे 25, जिससे हमें तुलना करनी है, जिसके आय से तुलना करना है उसको बटा के नीचे। तो नीता से कितना कम है पायल का वेतन? नीता की आय से तुलना करने को कहा है, बटा में 125 गुणे 100, 20%। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। हाँ, ये जो प्रश्न है, किसी वस्तु की 10% तथा 10%, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है? यानी किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य विधियाँ किस एकमात्र मूल्य विधि के बराबर है, ये हमसे पूछा गया है प्रश्न में। तो दो क्रमिक मूल्य वृद्धि 10% की गई है वस्तु के मूल्य में। तो देखिए आप ये इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। दो वृद्धि की गई है 10% की, यानी 21%।
ऑप्शन सी इसका सही है। और इसको आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपया है, दो क्रमवार विधि की गई है 10% की, 110 बटा में 100, 110 बटा में 100, 121, मतलब 100 रुपया की वस्तु थी, दो मूल्य वृद्धि 10% का किया गया है तो 121 हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ है? 21%। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं दोनों तरह से, जैसे आपको अच्छा लगे, समझ में आता है, इसे आप लोग कर सकते हैं। बेहद सिंपल है, आसान रूप से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इसी टाइप के प्रश्न पूछा जा रहा है परसेंटेज से, तो आप लोग बना लोगे। देखिए ये प्रश्न जो दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इससे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी? ठीक है ना, प्रश्न का लैंग्वेज देखिए कैसे कह रहा है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इससे पूर्व मूल्य यानी पहले वाले मूल्य पर लाने हेतु कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? तो पहले वाला मूल्य लाने के लिए हमें कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। यानी 100 रुपये की वस्तु थी, उस पर 20%, 100 रुपये की वस्तु थी, 20% की कटौती की गई है। 100 रुपये की थी, 20% कटौती करेंगे 80 रुपये की होगी। अब कह रहा है कि वस्तु को पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी? तो देखिए बताइए कितने परसेंट आपको वृद्धि करना पड़ेगा पहले वाले मूल्य पर लाने के लिए? 80 में 20 जोड़ना पड़ेगा, इतना वृद्धि करना पड़ेगा, तब हमें वस्तु का पहले वाला मूल्य मालूम चलेगा। लेकिन परसेंटेज में पूछा है कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी, तो 20 किस में वृद्धि करना है? 80 में। %25। सिंपल। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। तो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए। बस देखने से काम नहीं चलेगा, लाइक भी जरूरी है और शेयर करते रहिए। हाँ, इस प्रश्न को देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 10% कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च न घटे? 10% की वृद्धि कर दी गई है, तो उपभोग में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी उसके पेट्रोल के खर्च पर खर्च ना घटे, मतलब पहले वाला ही खर्च रहे। तो पहले मूल्य था मान लेते 100 रुपया, 10% कमी कर दिया गया 90, 100 रुपया खर्च होता था, अब कमी कर दिया गया तब मूल्य 90 रुपया। तो कह रहा है कि कितना मतलब वृद्धि किया जाए खर्च पर, कि भाई उसके जो 100 रुपया खर्च था उतना ही रहे, कम नहीं होना चाहिए। 10 की वृद्धि करेंगे, ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो? तीन 300 ग्राम चीनी का घोल है, कह रहा है कि 40% चीनी है, यानी 40% इसका आप देखेंगे,
इतना चीनी है, तो पानी कितना है। प्रश्न में कहा है इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। चीनी मिलाना है, कितना मिलाए कि जो पहले 40% था चीनी, अब वो 50% यानी 50-50 होना चाहिए। 50% पानी या 50% चीनी होना चाहिए। तो आप बताइए 50 बनाने के लिए दोनों को, इनका रेशियो 50 करने के लिए आप कितना इसमें चीनी में मिलाएंगे। 60 ग्राम, और इसको बढ़ा देंगे तो दोनों की मात्राएं 50-50 हो जाएंगी, सेम सेम हो जाएंगी, 1:1 के अनुपात में। 50% का मतलब ही होता है यानी 2 भाग में 1 भाग चीनी, यानी 1 भाग पानी 1 भाग चीनी। 50-50%, आधा आधा, सेम मात्रा। तो सिंपल सी बात है। तो इस तरह इसका ऑप्शन सी सही है। तो हमें XY मानने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्रश्न आप देख रहे हैं, मैं XY नहीं मान रहा हूँ। तो इस तरह हम लोग आराम से एकदम सिंपल रूप से लगा सकते हैं। परीक्षा में इतना टाइम नहीं रहता है कि XY मानकर हम उस तरह लगाएं। तो यही हमें सीखना है, अभ्यास करना है। देखिए सिंपल सा ये प्रश्न था, इसमें मात्रा 50%, चीनी 50%, 50-50 करना था। जल और चीनी की मात्रा को 50% करना था, 50-50। तो इसको 50-50 बनाने के लिए, अनुपात सेम करने के लिए, इसमें हमें 60 ग्राम चीनी मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह इसका ऑप्शन सी सही है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांकों का योग 60%, 30%। किसी परीक्षा में ए बी 2 व्यक्ति हैं, उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, उनके प्राप्तांकों का योग बता दिया है। 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, यानी कितने नंबर का ये परीक्षा हुआ था, पेपर हुआ था, उसका पूर्णांक हमसे पूछा है। देखिए जिस तरह लगा रहा हूं एकदम सिंपल है, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो ए बी है, दोनों के प्राप्तांक दिए गए हैं। ए ने परीक्षा में 60% अंक अर्जित किए हैं, बी ने 30% अंक प्राप्त किए, अर्जित किए। तो दोनों का योग दिया है, दोनों का योग कर देंगे, 90% हो रहा है। तो 90% टोटल अंक हुए 90%, 90% का मान दे दिया है 783। 100 का हम लोग निकाल लेंगे, जो कि हमारा टोटल अंक है। तो इतने अंक का, इतने पूर्णांक का पेपर हुआ था, टोटल पूर्णांक हमसे पूछा गया है। तो इस तरह इसका ऑप्शन भी सही है। हाँ, ये प्रश्न देखते हैं, ये कई बार परीक्षाओं में अधिकांश ये प्रश्न दिखाई देता है, पूछा जाता है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल पर कितने % की कमी होगी। सिंपल है, सूत्र आप लोग ये जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो इसी सूत्र पर हम लोग लगा देंगे, सिंपल है। तो कहा गया है कि लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है। 20% की वृद्धि और 20% की कमी,
कमी को माइनस से दर्शाते हैं। x20 यहाँ पर बचा है -4, यानी 4% की कमी होगी उसके क्षेत्रफल में, आयतन के क्षेत्रफल में 4% की कमी होगी। तो इस तरह इसका ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न को देखिए, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 60 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदता है। भाव में कमी होने के कारण गेहूं का भाव कितना है? भाव में कमी होने के कारण एक व्यक्ति 20% की कमी हो गया है गेहूं के मूल्य में, तो पहले जो खरीदारी करता था उससे 10 किलो अधिक गेहूं खरीदता है। तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का मूल्य हमसे पूछा गया है। यानी पहले वो 600 रुपये में गेहूं खरीदता था, लेकिन 20% कमी हो गई है। इसका 20% कमी निकालेंगे, कितना होगा? 120 रुपये, मतलब इसकी रेट कम कर दिया गया है। पहले 600 में जितना व्यक्ति गेहूं लेता था, अब 20% की कमी यानी 120 रुपया मूल्य में कमी कर दिया गया है। तो इस कमी के कारण 120 रुपये कम होने के कारण उसको कितना मिल रहा है? 10 केजी। तो 1 केजी का मूल्य कितना होगा? अगर ये कमी नहीं हुआ होता तो 10 केजी नहीं मिलता। तो कमी होने के कारण 10 केजी अधिक गेहूं खरीद लेता है, मिलता है उसको अधिक 10 केजी। तो वही कमी के बाद हमसे मूल्य पूछा है कि गेहूं का मूल्य क्या है। तो 1 केजी गेहूं का मूल्य हमसे पूछा गया है, तो 1 केजी गेहूं का मूल्य बताएंगे। तो इस तरह सिंपल है। हाँ, इसके बाद चुनाव संबंधित 1-2 प्रश्न देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। चुनाव से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं, यार सिंपल होते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? पूछा जा रहा है कुल मत कितने पड़े। तो टोटल हम 100 मत सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि टोटल मत 100 पड़े हैं। उसमें से एक उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किया है और वो 16,000 वोटों से हार गया है। कभी भी इलेक्शन होता है तो 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं। तो ये 30% वोट प्राप्त करते हैं। 100 वोटों में से 30 वोट ये प्राप्त करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दूसरा उम्मीदवार कितना वोट पाएगा? 70। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो पहला उम्मीदवार जो है कितने वोटों से हार रहा है? कितने वोटों का अंतर है? 40। लेकिन प्रश्न में कहा है कि 30% वोट पाता है और वह 16,000 मतों से हार जाता है। यानी 40 यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, 40 का वैल्यू प्रश्न में दिया है 16,000। तो 100 हमसे कुल मत पूछा है, 100 का वैल्यू हम निकालेंगे कि 100 मत, इस हिसाब से 100 का वैल्यू क्या होगा? 40 बराबर है 16,000 के, तो 100 बराबर कितना होगा? तो इस तरह आपका ये 40,000 टोटल मत है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। तो यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने दोस्त मित्र में इस वीडियो को शेयर करें कि वे भी अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके।
क्योंकि एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सहायक सिद्ध हो गए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।